गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 2 है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया था, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? याद कर लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और यहाँ देखिए 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ तो कलकत्ता में की थी। और यह उस समय की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी और यह अखिल भारतीय स्तर का था, कांग्रेस से पहले। और इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो यही इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 की बात है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया। 104 में क्या है? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले तो याद कर लीजिए, जहाँ कहीं भी राजा राम मोहन राय का नाम आए तो वही सबसे पहले माने जाते हैं। उन्होंने मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। वही कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसका सही समय नहीं लिखा गया। जो सही समय है मद्रास महाजन सभा की स्थापना का वह है 1884। और कौन कौन लोग थे? बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। और ये कब हुआ? तो 1885 में। कहाँ हुआ? बम्बई में। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये सारा जो कल्पना किया गया था ये ए ह्यूम के दिमाग की कल्पना थी। और 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय बम्बई में आयोजित किया गया। और पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उनका नाम था वेमोस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और महासचिव तो ए.ओ. ह्यूम खुद बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो ए.ओ. ह्यूम ने किया। और पहले यह पुणे में होने वाला था लेकिन हैजा फैल जाने के कारण बम्बई यानी कि बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और अगले वर्ष यानी इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? तो ये असैनिक सेवक थे जो आयरलैंड के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ? तो बम्बई में हुआ था। और इसमें सबसे अधिक जो सदस्य थे वह कहाँ से भाग लिए थे? तो 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत से और दूसरा मद्रास से। बंगाल से मात्र 3 व्यक्ति गए हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, जो कलकत्ता में हुआ था 1886 में। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार, पहला 1886 कलकत्ता में, फिर 1893 के लाहौर अधिवेशन और 1806 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मात्र एक बार की थी। और कौन सा था? तो वह बेलगांव सम्मेलन 1924 में हुआ था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय की बात आ जाए तो सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला तो श्रीमती एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू, यह कानपुर अधिवेशन जो 1925 में हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और बाद में वे स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल गए और 47 से 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थल पर हुआ था? 27वां यानी 85 + 27 यानी बात कब की हो रही है? तो 1912 की। तो यह बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ है? तो पटना, बिहार में। 27वां 1912। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने किया था और इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो किसने कहा? कोई कांग्रेस का विरोधी कहेगा तो सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान ये कांग्रेस के अपोजिट थे और इन्होंने क्या बनाया था? एक संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन बनाई थी। और इसका काम क्या था? कांग्रेस के खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ ही कार्य करना। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा है क्या कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने लिखा था? तो भारत में रहने की इच्छा किसी बाहरी की होगी तो लॉर्ड कर्जन का कथन है। और 1930 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा। कौन? तो लॉर्ड कर्जन की बात है। जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यह रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। कौन? तो कर्जन। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान की गई थी? तो ऐसा कौन काम करेगा? तो जिसने केसरी हिंद की उपाधि दिया था किसको? अपनी महारानी को। तो कुछ भारतीयों को भी दे दिया। लॉर्ड लिटन की बात हो रही है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। कहाँ के थे? तो ये लोग शहरी थे, पढ़े लिखे लोग। और नरमपंथी में याद कर लीजिए नेता का नाम। तो इन लोगों का काम क्या था? उदारवादी राजनीति या इसकी राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा जाता है। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसमें से उग्रपंथी कौन नहीं था? तो याद कीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं था। इसमें बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह ये सब उग्रपंथी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? तो इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलबी आयोग के समक्ष साक्ष्य देने को कहा गया था। 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुने गए थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडिया सोसाइटी कहिए उसको। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। और इस मंडल में वी श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, N.M. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। M.C. शीतलवार, B.N. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। रजनी पामदत्त ने कहा, क्या कहा?
कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये सब बातें कही थी? तो ऐसा कौन काम करेगा इस तरह से, लड़ेगा भी और साथ में रहेगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब की बात है? 1906 के बाद। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल के नेता देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष को माना जाता है। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। कब की बात हो रही है? इसमें ई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखते हैं डिटेल। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल में कौन थे? तो अरविंद घोष गरम दल से संबंधित है। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। और अन्य में देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हुआ, बिपिन चंद्र पाल हुआ, अरविंद घोष को गरम दल का नेता कहा जाता है। 1893-94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों को अपर्सन करने के भय से स्पष्ट नहीं न करने कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणितल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे और सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर एक सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य के वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला लिया गया और 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक एक गर्मपंथ के थे। तिलक ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? याद कर लीजिए, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। क्या करते थे वे लोग? तो राजावाम बद्ध आंदोलन यानी संविधान के अंतर्गत रहकर ही वे लोग अपनी मांगे रखते थे, यानी पेटिशन रखते थे। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय इसका सही उत्तर होगा। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। अभिनव भारत से संबंधित है। तो अभिनव भारत से कौन? तो वीडी सावरकर। इसकी स्थापना तो 1904 में। स्थान कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक बीडी सावरकर। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में किया गया था और करने वाले तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है।
यह घटना 30 अप्रैल 1908 की है। इसमें किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। बाकी द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता ये सब राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया यह नरमपंथियों का था, लेकिन संध्या, युगांतर और गदर ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका का नाम है। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इसे ही गदर पार्टी कहा जाता है और गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। जो द हिंदू है इसमें नहीं दिया, तो द हिंदू के कौन है यहाँ देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, याद कर लीजिए यहीं से सिंपल। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बालगंगा तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। और इन्होंने कहा था? तो इन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ये नाम याद कर लीजिए, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ यानी मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी आरंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। बंग भंग के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? याद कीजिए 1905 वाला स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 20 जुलाई 1905 याद कर लीजिए। जवाब में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ।
इसी के बाद में बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था दिल्ली दरबार के समय। और किसने किया? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार आयोजन किया गया था और इसी दरबार आयोजन में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। और घोषणा के अनुरूप क्या हुआ? बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, उड़ीसा तथा बिहार को इसे अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया, असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया और इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। और 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की गई एवं 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज पारित किया गया। यानी स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग तो कलकत्ता के क्या है देखिए 1905 में बनारस अधिवेशन में हुआ था और 1906 में क्या हुआ? इसको पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ ही स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कब? तो सभी कारण हैं। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ये नरमपंथ और गरमपंथ वाली बात है और जिसका परिणत क्या हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो डब्ल्यू हंटर ने कहा था। डब्ल्यू हंटर में क्या है? इनकी पुस्तक याद कीजिए, द इंडियन मुसलमान में लिखा है क्या कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। और यहाँ देखिए ये कहाँ हुआ? तो कानपुर में हुआ और नाम इससे किनका जुड़ता है? तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था, याद कर लीजिए। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और राष्ट्रवाद, इससे उद्देश्य क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा। 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर्नल वायली की हत्या कर दी थी। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो यह भारत अधिनियम 1919 का आधार बनी। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी और इसी अधिनियम के आधार पर प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इसके लेखक अरविंद घोष थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन कांड ये बहुत बड़ी घटना थी और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ देखिए, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना
लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे तो भगत सिंह। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का अस्तित्व तो कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा था? तो पहले बहुत बड़े भारत के समर्थक थे और बाद में इन्होंने कहा नहीं भाई हम पाकिस्तान बनाएंगे, अलग चले जाएंगे। तो ये याद कीजिए, शायर हैं राम प्रसाद बिस्मिल, यही पूरा नाम इनका, शायर बिस्मिल अजीमा। यह पंक्तियाँ बिस्मिल अजीमाबादी की थीं, बिस्मिल अजीमाबादी। और इसका बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। किसमें? तो सबाह में। ये बिस्मिल महोदय हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। याद कर लीजिए। हिंदुस्तान HSRA के दो सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। और बम क्यों फेंका? क्योंकि बहरों को सुनने के लिए धमाके की आवश्यकता है। इसी को असेंबली बम कांड कहा गया और मुकदमा चला। और इसके बाद में इन लोगों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत भी मुकदमा चलाया गया। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश में उदासी छा गया। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह प्रचारित किए थे। यहाँ देखिए, इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, परंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था और भगत सिंह ने इसको चर्चित किया। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 वर्ष से थोड़ा सा अधिक। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। और बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसमें 1902 ईस्वी में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा और कलकत्ता में परमथ मिश्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र नाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा समितियां स्थापित की गई थी। अरविंद घोष कलकत्ता अनुशीलन समिति के मार्गदर्शक थे। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो किनके द्वारा बनाई गई थी? तो सूर्य सेन के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक मारे गए और 12 क्रांतिकारी। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए।
गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। सोहन सिंह भाखड़ा ने 1913 ईस्वी में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इसका पेपर का नाम था गदर और बाद में इसी नाम से पार्टी का नाम पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे और अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये बहुत बार आ चुका है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी तो सी राजगोपालाचारी ने कहा था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो CR दास के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्योंकि पार्टी में गरम दल और नरम दल में विभाजन की स्थिति आ गई थी, इससे बचने के लिए नरमपंथियों ने क्या किया? तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया और राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। ये कहाँ के नवाब थे? ये ढाका के नवाब थे। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा: सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी क्या? पृथक तो मुसलमानों को क्या चाहिए? तो उनको पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? बताइए। तो TS ऑलकॉट का योगदान नहीं था, बाकी सब लोग का योगदान है इसमें। तो TS ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। M सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंध थे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? यह बात है लखनऊ अधिवेशन 1916 की। थोड़ा जान लेते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। और रुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में है।
सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर एम ई सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की गई और यह भी बताया गया कि इसे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक है, क्योंकि मतलब ऐसा क्यों है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है पहली वाली। होम रूल लीग के नेताओं में दो नेता, क्या नाम है, तिलक और एनी बेसेंट, की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल। यहाँ देखिए, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो बिहार का चंपारण। और यहाँ पर क्या किए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुशंसा पर, यानी इनको बुलाने पर यह गए थे वहाँ पर, और वो जो 3 कठिया प्रथा थी इसके खिलाफ इन्होंने काम किया। और अंततः जो गोरे बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों की मजबूरी का फायदा जो उठा रहे थे वो बंद हो चुका था, और मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया करते थे। और यही सब काम पर गांधी जी ने क्या किया? तो अंकुश लगा दिया। और अंत हुआ यह कि कुछ दिन में ही बागान मालिक बागान छोड़कर चले गए। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल का नाम आता है। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया गया? तो चंपारण में। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण की बात हो रही है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वाइकोम सत्याग्रह। राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और असहयोग में तो लिया था, लेकिन वाइकोम में न लिया। वाइकोम के मंदिर प्रवेश में क्या था? तो मंदिर प्रवेश का यह सत्याग्रह था जो केरल यानी त्रावणकोर से संबंधित था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे कौन? तो रेवरंड चार्ली एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज को क्या कहा जाता है? दीनबंधु एंड्रयूज भी कहते हैं। ये सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए थे। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। और इस संदर्भ में गांधी जी रस्किन के पुस्तक ऑन टू द लास्ट से प्रभावित थे। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। कौन? तो औद्योगिक कर्मी। तो चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग कहाँ हुआ था? 1918 में अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में रहा। मालिक और मजदूरों के बीच बोनस से बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था और प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली।
निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? इनका नाम है जमनालाल बजाज। वर्ष 1930 में जेल गए कौन? तो जमनालाल बजाज, एक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह था यह तिनकठिया पर था, या तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। यह हम लोग जानते हैं कि तिनकठिया में क्या था कि नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का नाम तो सबसे पहले कब आया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि बुद्धिजीवियों ने इसमें भाग लिया था। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने। किसने? तो स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? याद कर लीजिए, स्वामी सहजानंद ने। किसने? तो स्वामी सहजानंद ने। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 की बात है। तो MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय 1919 में। और आगे बढ़िए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात है। और इसमें क्या हुआ कि भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होता था। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था। और यह मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रोलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। माने कि रोलेट एक्ट में क्या हुआ था? तो वहाँ पर रोलेट एक्ट मतलब बिना वकील बिना दलील की कानून था, जिसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी के खिलाफ में वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, और जिसमें सत्यपाल खिचलू और एक और वहाँ के डॉक्टर थे, उन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई थी, जिसके खिलाफ में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिस पर गोली चला दिया गया था। सिंपल सी बात ये है, इतना ही याद कीजिए। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नरसंहार करवा दिया। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1919 में, और इसकी अध्यक्षता तो न्यायाधीश सिडनी रोलेट ने की थी। और उन्हीं का, और इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून इसको कहा गया। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो उस समय क्या हुआ था? तो किचलू और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाने के विरोध में।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। तो किसने मारा था? उधम सिंह ने मार दिया। मार्च 1940 के में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास वर्ष 1919 का समय भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो उधम सिंह ने मार डाला। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और इसमें गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया गया। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और कांग्रेस का जो विशेष सम्मेलन हुआ वह 1920 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, वह कौन सा प्रदेश था? तो बिहार था। तो बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग वो प्राप्त करना चाह रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष से आरंभ किया था? 1920 में। खिलाफत से शुरू होता है, बाद में यह असहयोग आंदोलन हो जाएगा। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1920 की बात है। और असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने न्यायालय का बहिष्कार किया और आंदोलन में कूद पड़े थे। 1 अगस्त 1920 को यह आरंभ हुआ था। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो छपरा बिहार से संबंधित है। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी शिक्षा बनारस से पूरी की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बदलकर बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। इस असहयोग आंदोलन के समय छपरा में यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में छपरा DCC के अध्यक्ष चुने गए थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास यह चौरी चौरा एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1992 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए थे? तो ऐसी स्थिति में जो छोड़ेगा वह उग्र हो ही जाएगा। तो याद कर लीजिए, जयप्रकाश नारायण।
1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो मोपला आंदोलन क्या था, तो यह खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी और मोपला यानी यह केरल से संबंधित है। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। यह सब दंत कथाएं हैं, क्योंकि गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थाओं जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम से देश में आंदोलन एकदम हुजूम फैल गया था और गांधी जी के बारे में तो बहुत तरह की कथाएं भी प्रचलित हो चुकी थी। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और यह सूरत जिले यानी गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित बारदौली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। बारदौली के मेड़ता बंधुओं यानी कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं यानी शराबबंदी आंदोलन चलाया गया था। और असहयोग गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदौली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटि व शराबबंदी आंदोलन यानी कर न अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल से संबंधित है। इसमें क्या था, यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे जबकि जमींदार हिंदू थे, अतः यह हिंदू मुस्लिम राइट हो गया। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड के कारण। यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी, यानी 1, 2, 3, 4 सही है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला जिस पर पुलिस वाले लाठी डंडा चला दिए। बदले में भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने थाने में आग लगा दिया जिससे 22 पुलिसकर्मी मर गए। उसके बाद गांधी जी को बहुत दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई तो 10 मार्च 1922 को ही उन्हें गिरफ्तार, यानी 12 फरवरी को बंद किए और 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दे दिया गया। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार और उड़ीसा। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या कारण था? तो 1923 से 28 में तो क्या हुआ था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, अतः जनता में निराशा भर गई थी। अतः इसके बदले में क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जब जनता के सामने में कुछ आगे उसको दिशा नहीं कोई बताने वाला है तो जनता क्षुब्ध होगी तो वह सरकार को उखाड़ने के लिए हिंसक तरीकों, विद्रोह का और बल का प्रयोग करेगी। स्वराज दल की असफलता स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन
यानी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का गठन देश की असफलता के बाद हुआ था असहयोग आंदोलन, और इससे जुड़े हुए नेता दो लोग थे, याद कर लीजिए, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। 1922 ईस्वी में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति में को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया और इसके उपरांत ये लोग क्या करेंगे? तो स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन बर्डन्स कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है, किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? तो भारत का संवैधानिक विकास करना था। तो यहाँ देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और भारत में संवैधानिक विकास करना था। और यह चैलेंज किसका था? तो लॉर्ड बर्कनहेड का चैलेंज था कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे, इसलिए लोग चैलेंज ले लेंगे। और यहाँ देखिए, फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सवयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियंस बनाने की स्वतंत्रता और धर्म को हर प्रकार से राज्य से पृथककरण। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का कब? तो 1929 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा आरंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना न करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और उसके बाद मनाया जाने लगा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये बातें सब जवाहरलाल नेहरू के बारे में हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था तो मौलाना हसरत मोहानी ने।
और कब, तो 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। दांडी यात्रा की गई, तो 1930 में की गई थी दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 या 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। कहां से, तो साबरमती आश्रम से। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेन गोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था, तो साबरमती से आरंभ किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस जगह किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था, तो चौकीदारी कर। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। इसी तरह बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया, यानी चौकीदारी कर न देंगे। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेगूसराय के चकुदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह हिस्सा था। बेगूसराय यह बिहार में है। तो सारण, यहाँ देखिए, बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स तथा प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह भी नहीं की थी। अगले महीने बेगूसराय यानी मुंगेर जिला में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 140 बार गोलीबारी किए जाने के बाद भी वे विसर्जित हुए, उसके बाद हट गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसका, तो रचनात्मक कार्यों का। उसमें क्या किया था उन्होंने, अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, मौलाना मोहम्मद अली। मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को क्या किया, तो अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग न लिया। भाग लेने वालों में तेज बहादुर सफरू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि थे, मतलब कि और भी बहुत सारे लोग। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इसके अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया।
समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग इसमें सम्मिलित नहीं थी। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 मार्च 1930 से 31 जनवरी 1931 तक चला, जो लंदन में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारिक वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित न हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये होगा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग ली थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक पंचाट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह सफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटकर भारत आए? तो लंदन से। कहाँ गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से आरंभ होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ लौट आए। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 को दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो अछूतों के लिए। तो कब हुआ था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था और इसने बना दिया पृथक निर्वाचक मंडल, जिसमें पहली बार, और यह घोषणा कब हुआ? 16 अगस्त 1932। और इसमें जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान, सिख, ईसाई, अंगल भारतीयों, महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो इसमें दलित वर्ग के लिए 71 और 147 सीटें दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई थी। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की ही व्यवस्था की गई थी तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी 1937 की बात है। और यह कहाँ हुआ था? यहाँ देखिए, नहीं दिया है। 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई और यह संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए थे। इसी समय सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए।
फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण की बात पर इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार तथा संयुक्त प्रांत। 1937 के चुनाव में राजनीति के कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश यानी तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्याग पत्र दे दिया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? इसमें ई होगा क्योंकि एक से अधिक है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यजुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। इसके बाद हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग का इसी के साथ खत्म हो जाएगा आधुनिक भारत। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।